नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गरीबी और बेरोजगारी के बारे में। यूपीएससी के पर्पज से यह बनाया गया वीडियो है, क्लास ली गई है। जो इंडियन इकोनॉमी का ये टॉपिक है, ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम चर्चा करेंगे बेरोजगारी के बारे और गरीबी के बारे में। इसके पहले हम बताते चले कि भारत की स्थिति जीएचआई में कितनी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितनी है। 125 देशों में भारत 111वीं रैंक पर है और 28.7 स्कोर प्राप्त किया है। क्या है इसके बारे में सिचुएशन? इसकी सिचुएशन भारत की यह है कि वह 125 देशों में से 111वीं रैंक प्राप्त किया है और भारत 28.7 स्कोर प्राप्त किया। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी वह अवधारणा है या ऐसी अवधारणा है जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह काम करने की इच्छा करता है तथा काम की तलाश भी करता है, फिर भी उसे बाजार के प्रचलित मजदूरी दर पर या उससे कम आय पर काम करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसके बावजूद उसको काम नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन को, इस अवस्था को हम कहते हैं बेरोजगारी। वह व्यक्ति बेरोजगार है। इस अतः है कि अगर आपको मार्केट में जितनी मजदूरी दर है उससे कम पर भी आप काम करने के लिए तैयार हैं, फिर भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, काम करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप बेरोजगार हैं। तो आप क्या हैं? बेरोजगार है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अनैच्छिक ऐच्छिक। देखिए, बेरोजगारी को प्रकार में दो प्रकार से बांटा गया है मुख्यतः। एक ऐच्छिक बेरोजगारी होती है और एक अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जो आप अपनी स्वयं से उत्पन्न करते हैं, स्वयं आप इस बेरोजगारी के जिम्मेदार होते हैं। जैसे अडानी और अंबानी के बच्चे हैं, ये जो ऐच्छिक बेरोजगारी के कारण ये स्वयं या इच्छा से या स्वयं के अनुसार उत्पन्न करते हैं, तो ऐसी बेरोजगारी को हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। बात करें तो हम अनैच्छिक बेरोजगारी ही महत्वपूर्ण है कि अनैच्छिक बेरोजगारी आपकी कंट्रोल में नहीं रहती है, कि आप इसके जिम्मेदार नहीं रहते। आप चाहें या न चाहें फिर भी अनैच्छिक बेरोजगारी आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगी, परिस्थितियों के अनुसार आपके यहाँ बनी रहेगी। तो हम आते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी में ही चर्चा करेंगे। तो अनैच्छिक बेरोजगारी निम्न प्रकार की होती है, जैसे अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी। तो अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहते हैं कि अगर किसी कार्य को करने के लिए सिर्फ दो ही व्यक्तियों की आवश्यकता है और उसमें तीसरा व्यक्ति वैसे ही यूज या लग जाता है जिससे उस कार्य की प्रोडक्टिविटी या उस कार्य की सीमांत उत्पादकता जीरो रहती है। कहने का तात्पर्य है कि तीसरे व्यक्ति के लगने से कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उसे निकाल भी दिया जाए तो कार्य से तीसरे व्यक्ति को, जैसे कार्य की कार्य क्षमता सिर्फ दो ही व्यक्तियों को, उसमें दो ही व्यक्ति कार्य करके यूज हो सकते हैं और तीसरा व्यक्ति सिर्फ उसी तरह यूज हो रहा है, तो तीसरे व्यक्ति की कार्य की प्रोडक्टिविटी है या सीमांत उत्पादकता है शून्य होती है। तो उस तीसरे व्यक्ति को हम कहते हैं अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये अक्सर खेतों में देखने को मिलते हैं। जैसे आप मान लीजिए खेत है या क्षेत्र है, तो उसमें ट्रैक्टर की से जुताई करना है, तो ट्रैक्टर से जुताई करने के लिए सिर्फ एक ट्रैक्टर चलाने का ही ड्राइवर होना चाहिए और आवश्यकता हो तो एक हेंगा हेंगाने के लिए ही की व्यक्ति की आवश्यकता होती है। सिर्फ दो ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अगर तीसरा व्यक्ति उसमें यूज किया जाए तो वह उसकी उत्पादकता सीमांत उत्पादकता शून्य होगी।
तो इस उदाहरण से आप समझ पाए होंगे कि अगर किसी कार्य की क्षमता सिर्फ 2 ही या एक निश्चित सीमा तक व्यक्तियों की होती है और उससे अधिक व्यक्ति अगर उस काम में यूज होते हैं या लगाए जाते हैं, तो जिससे उन व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता या उनकी प्रोडक्टिविटी शून्य होती है, तो वही व्यक्ति जिनकी प्रोडक्टिविटी शून्य है, सीमांत उत्पादकता शून्य है, वह अदृश्य या प्रचंड बेरोजगार कहे जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद मौसमी बेरोजगारी पर आते हैं। मौसमी बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है कि आप अक्सर देखा जाता है कि हमारे भारत में अक्सर देखा जाता है कि 2 ही सीजन के मौसम, 2 ही सीजन के कृषि, 2 ही अक्सर रबी फसल, कृषि रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल तो बीच में आती है, लेकिन जायद फसल को उतना मायने नहीं रखा जाता। बहुत कम ही जायद फसल के लोग सीमांत किसान यूज करते हैं जायद फसल का, लेकिन अक्सर रबी और खरीफ का लोग यूज करते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी, अगर कोई व्यक्ति है, अगर व्यक्ति मौसमों में ही, जैसे रबी की फसल शीत ऋतु काल में और खरीफ की फसल यह गर्मियों के ग्रीष्म काल में और वर्षा काल में, तो यह यूज उसमें वो काम में बिजी रहता है। तो उस अवस्था में जब ये कार्य में बिजी रहता है, कृषि कार्य में बिजी रहता है, तो वह रोजगार वाला कहा जाता है। जैसे मौसम परिवर्तित हो जाता है या कृषि का मौसम नहीं रहता है, तो उस अवस्था में वह बेरोजगार के रूप में ही बैठा रहता है, तो उसे हम कहते हैं मौसमी बेरोजगार। एक मौसम जैसे आया, शीत ऋतु काल आए, तो वह रबी की फसलों को उगाने के लिए, जैसे गेहूं, चना, मटर, तो इन सब को फसलों को उगाने के लिए उसके पास रोजगार प्राप्त हो जाते हैं। तो एक विशेष ऋतु में उसे रोजगार प्राप्त हो जा रहा है और जैसे ही वह ऋतु या सीजन खत्म होती है तो वह बेरोजगारी हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मौसमी बेरोजगार। अगला है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी हम उससे कहते हैं जैसे आपकी सोर्स संसाधन है, सप्लाई की संसाधन है, और अब देखिए रोजगार सप्लाई और डिमांड पे चलते हैं। जैसे मजदूर लोग डिमांड करते हैं तो संसाधन की सप्लाई की जाती है और उससे जो है प्रोडक्ट बनाते हैं और उसी प्रोडक्ट को जो समाज में, जनता में दिया जाता है। तो इसकी प्रोसेस अलग है। तो इसी कारण की अगर सोर्सेज या सप्लाई के संसाधन कम हो जाए, संसाधन ही न हो, तो डिमांड बनी ही रहे, जिसके कारण यह होता है कि उनके पास संरचनात्मक बेरोजगारी होगी। जैसे सपोज दैट आपको उदाहरण बताते चलते हैं। जैसे आप एक मान लीजिए एक साइकिल की फैक्ट्री है या मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है, उसमें मोटरसाइकिल का कोई पार्ट हो जिसकी कि इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, इनकी वो पार्टों की उस पार्ट के सोर्स संसाधन की कमी हो गई कि उस एक पार्ट न होने की वो मोटरसाइकिल रेडी नहीं हो पाएगी। तो कहने का तात्पर्य है, तो वहां पर वो संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाती है। और एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आपके पास मजदूर हैं, खेत नहीं है, तो आप कृषि नहीं कर पाएंगे, और इसी में अगर आपके पास खेत है, मजदूर नहीं है, तो भी कृषि नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये स्रोत जो संसाधन है परिपूर्ण होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो वह संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बन जाता है। ठीक है। अगला है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, शहरों में या कहीं पर भी बाहर काम कर रहे हैं, तो होता यूं है कि काम के दौरान कोई आपदा आ जाए या कोई ऐसी अकस्मात घटना घट जाए जिससे आप कार्य को छोड़कर आपको घर को पलायन होना पड़े या गांव वापस होना पड़े, फिर दोबारा आप काम की तलाश में कहीं दूसरी जगह जाएं, तो इन दोनों के बीच में, जैसे कहने का तात्पर्य है कि एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य की तलाश में की जो बीच का गैप होता है दोनों के, जब जिस समय आप बेरोजगार रहते हैं, तो उसी अवस्था को हम कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। इज राइट? तो यह घर्षणात्मक बेरोजगारी है।
अब चक्रीय बेरोजगारी क्या है? चक्रीय बेरोजगारी अक्सर ये विकसित देशों में देखी जाती है, जैसे मंदी, तेजी और मंदी बनी रहती है। ये बाजारों में जैसे बॉम्बे सेंसेक्स हो गया, स्टॉक सेंसेक्स हो गया, तो स्टॉक निफ्टी निफ्टी एंड स्टॉक निफ्टी एंड बॉम्बे सेंसेक्स, तो इन सभी में देखा जाता है कि तेजी और मंदी की अवस्था बनी रहती है। तेजी और मंदी की अवस्था बनी रहती है। तो कभी बुल एंड बियर होता है, तो कभी बाजार नीचे गिरेगा, कभी ऊपर चढ़ेगा। तो सेंसेक्स कभी शेयर मार्केट में कभी वो मंदी और तेजी होती रहती है, जिसके कारण इसके कारण मेन कारण होता है कि इनकी सप्लाई और डिमांड घटती बढ़ती है और एक चक्रीय क्रम में यह सर्किल करने लगती है। तो इसी कारण से हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी हम उससे कहते हैं जब आपकी कार्य की सामर्थ्य क्षमता सपोज दैट 8 घंटा है और आपको कार्य मिल रहे हैं 5 घंटे के, तो आप 3 घंटे की सामर्थ्य क्षमता का यूज नहीं किया जा रहा है, तो उस अवस्था को हम कहते हैं अल्प बेरोजगारी। ओके, यहाँ पर तो क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं आगे की NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार बेरोजगारी का वर्गीकरण। कहते चलें कि ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार गरीबी समान स्थिति में देखी जाती है कि अगर 273 दिन से आप अधिक 273 दिन से अधिक दिन आप काम नहीं करते हैं तो आप बेरोजगार हैं। अगर 273 दिन से ज्यादा दिन हो गए और काम आप नहीं किया या फिर काम नहीं किया तो आप बेरोजगार हैं। वहीं पर एक साप्ताहिक स्थिति में अगर देखा जाए, साप्ताहिक स्थिति में अगर देखा जाए तो अगर आप 1 घंटे आय अर्जक वाला काम नहीं करते हैं तो आप बेरोजगार हैं। अगर एक दिन की बात करें, एक दिन में अगर आप 1 घंटे काम, चाहे आय अर्जक वाला काम हो चाहे आय अर्जक का काम ना हो, दोनों ही अवस्था में, चाहे दोनों या न मतलब चाहे आय अर्जक या चाहे विदाउट आय अर्जक का काम ना करें तो आप बेरोजगार हैं। तो ये NSSO के अनुसार समान स्थिति, साप्ताहिक स्थिति और दैनिक स्थिति की हमने चर्चा की। उसके बाद अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स गरीबी। गरीबी क्या है? ये तो बेरोजगारी थी। देखिए, गरीबी उससे भी दयनीय स्थिति है। जब बेरोजगारी आती है, बेरोजगारी से गरीबी का निर्माण होता है। जिससे गरीबी एक सामाजिक आर्थिक अवधारणा है। जिस समाज में गरीब या जहाँ पर जिस समाज में उन सदस्यों की क्षमता का अभाव होगा या कौशल विकास नहीं होगा, तो जाहिर से है कि वहाँ पर गरीबी की कंडीशन बनने लगती है। सामाजिक और आर्थिक कंडीशन, वहाँ पर आर्थिक कंडीशन, वहाँ पर स्रोत नहीं होंगे, कार्य की रोजगार नहीं होंगे, तो बेरोजगारी की गरीबी की अवस्था बनने लगती है। गरीबी व्यक्ति या व्यक्तियों के पास, समूह के पास इतनी कम आय होती है जिससे वो अपने या परिवार का न्यूनतम जीवन स्तर भी उपलब्ध नहीं करा पाते। जैसे उपलब्ध नहीं करा पाते तो उस अवस्था को हम कहते हैं गरीबी। अमर्त्य सेन के शब्दों में उन्होंने कहा कि गरीबी सिर्फ आय की कमी ही नहीं है। अगर उनका कि सिर्फ आय ही की कमी नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास आय नहीं है, धन नहीं है, संसाधन नहीं है, वही कमी नहीं है कि नहीं उनको वह गरीब है। गरीब वह है जिनके पास क्षमता का अभाव है, कौशल का अभाव है। गरीब वह है। इनके शब्दों में कहा जाए तो क्षमता के अभाव को गरीबी कहते हैं, अमर्त्य सेन के शब्दों में। इन्होंने कहा, और इन्होंने कहा कि गरीबी के अन्य कारक जिम्मेदार हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ा, रोटी, मकान, परिवहन, ये सब भी जिम्मेदार होते हैं गरीबी के अन्य कारक में। और बाकी तो संसाधन आय तो होता ही होता है। उसके बाद हम अगले पे आते हैं। अगला टॉपिक है कि गरीबी माप की विधियां क्या है। गरीबी माप की विधियां 2 होती है। एक सापेक्ष गरीबी होती है और एक निरपेक्ष गरीबी होती है। रिलेटिव पॉवर्टी मेथड एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेथड।
हम चर्चा करते चलते हैं सापेक्ष गरीबी की, रिलेटिव पॉवर्टी मेथड। सापेक्ष गरीबी उसे कहते हैं कि व्यक्ति या व्यक्तियों के पास, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पास संसाधन, धन, स्रोत, उनके पास जीवन स्तर की, उनके एक दूसरे के बीच तुलना की जाती है। एक दूसरे के बीच तुलना की जाती है कि किसके पास संसाधन अधिक है, किसके पास स्रोत अधिक है, किसके पास धन अधिक है, किसका जीवन स्तर उच्च है। तो वह जिसके पास कम होता है वह गरीब हो जाता है, और जो जिसके पास अधिक होता है वह कम की अपेक्षा, कम जिसके पास कम स्रोत, संसाधन और धन है तो उसके अपेक्षा वह अमीर हो जाता है। उनकी एक जो सीमा तय की जाती है गरीबी रेखा की, उससे अधिक संपत्ति भी रहती है, फिर भी वह गरीब कहे जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक दूसरे से कंपेरिजन, तुलना करके अगर वो देखते हैं तो वो गरीब है। सापेक्ष, इसको हम सापेक्ष गरीबी कहते हैं। विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ तक कहा कि सापेक्ष गरीबी हर जगह बनी हुई है, इसे समाप्त कभी किया नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरा व्यक्ति अमीर है तो उसके सामने वाला जाहिर से गरीब होगा, क्योंकि उसके समक्ष समानता कम है। उन्होंने कहा कि इसको समाप्त तो नहीं किया जा सकता, बट इसको, सापेक्ष गरीबी को कम किया जा सकता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं, निरपेक्ष गरीबी, जिसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेथड कहते हैं। सॉरी, अब इसमें हम कुछ मेथड्स हैं सापेक्ष गरीबी में, उसको हम बताते चले। इस सापेक्ष गरीबी में लॉरेंज जो वक्र है, गिनी गुणांक है, इसको भी हम समझाते चलते हैं, फिर उसके बाद हम निरपेक्ष गरीबी पर आएंगे। आइए चलते हैं, आपको हम समझाते हैं। ये देखिए, गरीबी के लिए लॉरेंज वक्र, ये ओके, यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। ये लॉरेंज ये लॉरेंज वक्र है, तो जिसमें हम एक वाई अक्ष खींचते हैं और एक एक्स अक्ष खींचते हैं। वाई अक्ष इंडिकेट करता है परिवारों के पास उपलब्ध संसाधनों का संचयी प्रतिशत, वहीं पर एक्स अक्ष इंडिकेट करता है परिवारों के पास परिवारों की संख्या का संचयी प्रतिशत। ये संख्या है, ये संसाधन, और ये बीच की जो लाइन खींची गई है आप लोग देख रहे हैं, यह निरपेक्ष समता रेखा है, निरपेक्ष समता रेखा है। और इसके नीचे खींची गई लाइन है, यह है लॉरेंज रेखा है, यह देख रहे हैं लॉरेंज रेखा है। अब लॉरेंज वक्र जितना निरपेक्ष समता रेखा से दूर होगा उतना ही समाज में विषमता अधिक होगी। अब जितना यह जितना निरपेक्ष समता रेखा से नजदीकी इसकी होगी उतना ही विषमता समाज में कम होगी। देखिए, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर विषमता कम है, और यहाँ पर हम अगर बीच में देखते हैं, यहाँ पर ऐसे हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर विषमता समाज में अधिक है और यहाँ पर विषमता कम है। तो कहने का तात्पर्य है कि समाज में शुरुआत स्थिति में, जैसे जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत गरीब, धीरे 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 ये कंडीशन बढ़ती गई। देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है लॉरेंज वक्र का, धीरे धीरे अगर जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे धीरे धीरे लोगों के पास संसाधन भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये साथ ही साथ ये एजुकेट, शिक्षा भी प्राप्त करते जा रहे हैं, स्वास्थ्य भी प्राप्त कर रहे हैं, कपड़े, रोटी, मकान, और शिक्षित भी होते जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे विकसित भी होते, विकास भी कर रहे हैं। और एक ऐसी अवस्था आती है कि अभी यह लॉरेंज जो वक्र है ये धीरे धीरे कम होने लगता है, कि निरपेक्ष समता रेखा के समीप ये आने लगता है, कि निरपेक्ष समता रेखा के समीप आने लगता है। और एक ऐसी अवस्था आती है कि इसके समीप आ जाता है जब देश पूरी तरह से विकसित हो जाता है। बात क्लियर है? उसके बाद हम गिनी गुणांक का ये वक्र है, इसको भी आप लोग देखिएगा। गिनी गुणांक का यूज सापेक्ष गरीबी की माप का अंक के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये होते
देखिए ये है, जैसे वाई अक्ष है परिवारों की उपलब्ध संसाधनों का संचयी प्रतिशत, और ये है एक्स अक्ष संख्या का संचयी प्रतिशत था। निरपेक्ष समता रेखा ये लारेंज वक्र का ये क्षेत्रफल है, एरिया है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी लारेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा के को टच नहीं करेगा, कभी भी टच नहीं करेगा। ये लारेंज वक्र है, लारेंज वक्र कभी भी निरपेक्ष समता रेखा को टच नहीं करेगा, कभी भी। हमेशा इसका मान 0 से लेके 1 के बीच होता है, गिनी गुणांक का मान। गिनी गुणांक का मान 0 के जितना समीप होगा विषमता उतना कम होगी, और 1 के जितना अधिक होगा विषमता उतना अधिक होती है। ठीक है, इसे समझ लीजिए, यहाँ पर 0 है, और जैसे से धीरे धीरे यहाँ बीच में 1 है, अब फिर यहाँ पर 0 आ जाता है। तो जैसे जैसे ये है 1 की तरफ बढ़ता है वैसे विषमता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ता है फिर दोबारा आता है तो विषमता घटती जाती है। उसी प्रकार जैसे इधर बढ़ता है तो विषमता कम होने लगती है। तो इसका गणनात्मक माप करने के लिए हम निकालेंगे कि जो छायांकित क्षेत्रफल है, छायांकित क्षेत्रफल, ये छायांकित क्षेत्रफल है, छायांकित क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित का क्षेत्रफल, यहाँ पर राइट करते चलते हैं नीचे अच्छे से। देखिए यहाँ पर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और उसके बाद नीचे का लारेंज वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, जैसे ये आपको शो करा दे, ये देखिएगा, ये चीज है, ये वाला चीज नीचे का लारेंज वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल, सॉरी ये पूरा क्षेत्रफल होना चाहिए, ये पूरा क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल और पूरा क्षेत्रफल, निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का क्षेत्रफल उसको देखते हैं कि ओ ए एक्स, ओ ए हो गया और यहाँ पर एक्स हो गया। तो छायांकित क्षेत्रफल और ओ ए एक्स का क्षेत्रफल, इन तीनों का क्षेत्रफल निकालते हैं और इसे बाद में हम परसेंटेज में भी व्यक्त कर देते हैं। ओके, अब ये देखिए ये है गिनी गुणांक, अगर जैसे हम इसे परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो ये गिनी सूचकांक के रूप में हो जाता है। अब हम बात करते हैं निरपेक्ष रेखा, सॉरी निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी लोगों के पास सिर्फ आय होती है, जो लोगों के बीच संसाधनों या आय के अंतर को हम व्यक्त नहीं करते। निरपेक्ष गरीबी सिर्फ संसाधनों या आय के अंतर को व्यक्त नहीं करती, जब संसाधनों आय को अंतर को तो सापेक्ष गरीबी व्यक्त करती है। निरपेक्ष गरीबी कोई व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है, उसके पास कितना आय है और कितना उपभोग व्यय कर रहा है, यह डिपेंड करता है कि वो कितना उपभोग व्यय उसके द्वारा किया जा रहा है अपने फैमिली को चलाने के लिए, कि वो कितना उपभोग कर रहा है। अगर वो एक निश्चित सीमा रेखा से वो कम उपभोग कर रहा है, जो गरीबी सीमा रेखा होती है, गरीबी सीमा रेखा से वो उपभोग व्यय कम कर रहा है तो वो गरीब होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। तो ये गरीबी रेखा देखिए, गरीबी रेखा तय करने के लिए मौद्रिक और कैलोरी के रूप में लिया जाता है। गरीबी रेखा हमेशा मौद्रिक रूप में, कैलोरी रूप में ली जाती है कि आप कितना उपभोग व्यय कर रहे हैं, कितनी आपके पास कितनी आय है और कितना उपभोग व्यय कर रहे हैं, आपका वो कैलोरी, आपके कितना कंजप्शन है, कितना यूज करते हैं, कैलोरी के रूप में यूज किया जाता है। योजना आयोग समय समय पर कार्यदल समिति गठित करती रही है कि नहीं, इनकी गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए, गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए योजना आयोग समय समय पर समिति गठित करती रही है। जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर एमपीसी के रूप में मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर वार्षिक रूप से भी निकालते थे। जैसे मंथ में कितना लोग खर्चा करते हैं, मंथली कि कितना उनका उपभोग व्यय है, अपने जीवन यापन के लिए कितना व्यय कर रहे हैं, उसको देखा जाता है ग्रामीण में, शहरी क्षेत्र में, और कैलोरी के रूप में भी वो कितना
उनकी कंजम्पशन पावर, कितना उपभोग है, कितना श्रम कर रहे हैं और श्रम के अनुसार कितना वो कैलोरी यूज कर रहे हैं, तो इस हिसाब से उनकी गरीबी रेखा तय की जाती थी। और इसी में कुछ महत्वपूर्ण गरीबी रेखा तय करने के आयोग गठित किए गए हैं, कमेटी गठित की गई, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले 1960-61 में, यहाँ पर देखिए 1960-61 में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण के लिए, यहाँ पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण के लिए प्रतिदिन का 20 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 25 रुपए तय किया गया। शुरुआत 1960-61 में कि ग्रामीण क्षेत्रों में वह व्यक्ति जो जिसकी प्रतिदिन की आय 20 रुपए से कम है वह गरीब है, और शहरी क्षेत्रों में जिनकी आय 25 रुपए से कम है वह गरीब है। अगला है 1971। 1971 में सबसे पहले कैलोरी के आधार पर तय करने की बात की गई, कैलोरी के आधार पर गरीबी की गणना, गरीबी सीमा रेखा की तय करने की चर्चा की गई थी 1971 में। 1971 की जो समिति थी डांडेकर रथ समिति, डांडेकर रथ समिति, ये रथ समिति है। यहाँ पर राइट करते हैं हम, ये रथ समिति, डांडेकर रथ समिति सबसे पहले कैलोरी का आधार रखें गरीबी सीमा रेखा का तय करने के लिए। और उसके बाद वाई अलग समिति आती है 1977 में, वाई अलग समिति आती है। इन्होंने शारीरिक परिश्रम के आधार पर गरीबी का तय करने की बात कही, कहा कि नहीं देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो परिश्रम अधिक करते हैं, अगर वह 2400 कैलोरी कंजम्पशन उनको 2400 कैलोरी खाद्यान्न पदार्थ या भोजन पदार्थ नहीं दिया जाता है जिससे 24 कैलोरी प्राप्त होती है, तो 24 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी ऊर्जा उन्हें नहीं दी जाती है तो वह गरीब है। अगर ग्रामीण में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो काम करते हैं, उन्हें 2400 कैलोरी ऊर्जा नहीं दी जाती है खाद्य पदार्थों के रूप में। शहरी क्षेत्रों में जो मजदूर हैं उनको 2100 कैलोरी खाद्य पदार्थ के रूप में ऊर्जा नहीं दी जाती है तो वह गरीब है। यह अलग समिति का कहना था। अब इसी के बाद एक आते हैं लकड़वाला की समिति। लकड़वाला की समिति आती है 1989 में, 1993 तक रहती है, तब तक इसमें वाद विवाद होता रहता है। तो इन्होंने कहा कि हमने मुद्रास्फीति का आधार माना सबसे पहले। लकड़वाला समिति कहती है देखिए, कैलोरी तो छोड़िए, कैलोरी के बाद सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात पे ध्यान दीजिए कि ये इन्फ्लेशन पे, मुद्रास्फीति पे, ये गरीबी तय करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। तो इन्होंने तय करने के लिए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि मजदूर हैं उनके लिए CPI-AL कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि क्षेत्र के एग्रीकल्चर लेबर, कृषि क्षेत्र का CPI-AL जिसे कहते हैं, CPI-AL निकालिए। और शहरों के लिए CPI-IL और UL। IL का तात्पर्य है कि इंडस्ट्रियल लेबर, और UL का तात्पर्य अर्बन लेबर। दोनों का जो है, ये इन दोनों का आप निकालिए अनुपात, और उसी आधार पर जो गरीबी सीमा रेखा तय की जाएगी। और कहा कि देखिए, उन्होंने दूसरी बात कही कि प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी गरीबी सीमा रेखा तय करनी चाहिए। जितने राज्य हैं उनकी उतनी सीमा रेखा तय की जाए। अब यहाँ पर वर्तमान समय में स्टेट बदल गए हैं तो इसका हम चेंज कर देते हैं। देखिए,
यहाँ पर बदल देते हैं कि 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और एक यूनियन केंद्र। तो यह है कि प्रत्येक राज्य की अलग अलग गरीबी सीमा रेखा तय कीजिए, और संघ शासित प्रदेशों के यूटी जो यूनियन टेरिटरी हैं उनकी भी गरीबी सीमा रेखा अलग तय की जानी चाहिए, और केंद्र की गरीबी रेखा अलग से तय की जानी चाहिए, जिससे सही पहचान हो सकेगी कि हाँ गरीबी सीमा रेखा के लोगों को लक्षित किया जा सकेगा। उसके बाद तेंदुलकर समिति 2005 में आती है। तेंदुलकर समिति 2005 में आती है। इन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग तय कर रहे हैं, तो इन्होंने इन्होंने उपभोग व्यय पे आय उपभोग व्यय को लिया जो है, इन्होंने उपभोग व्यय के साथ साथ बुनियादी आवश्यकताएं, उन्होंने कहा कि देखिए खाद्यान्नों उपभोग व्यय आय के उपभोग व्यय के साथ साथ खाद्यान्नों के अतिरिक्त बुनियादी आवश्यकताएं होनी चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब भी होने चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने तय किया, बताया कि यूआरपी और एमआरपी। यूआरपी का तात्पर्य है कि अगर आप 30 दिन तक 30 दिन में अपने खाद्यान्न में कितना उपभोग व्यय कर रहे हैं उसको देखा जाता है कि अगर 30 दिन के अंदर आप एक सीमा रेखा से, गरीबी सीमा रेखा से कम उपभोग व्यय कर रहे हैं, कलेक्शन देखा जाता है कि उपभोग कर रहे हैं, कम उपभोग कर रहे हैं, तो आप गरीब माने जाते हैं। वहीं पर एमआरपी में देखा जाता है 365 दिन लिया जाता है। एमआरपी में 365 दिन लिया जाता है। एमआरपी का तात्पर्य है मिक्स्ड रेशियो प्राइस, इसका फुल फॉर्म देखिएगा जो आप लोग है, मिक्स्ड रेशियो प्रोडक्टिविटी। 365 दिन लिया जाता है। 365 दिन में गैर खाद्यान्न वस्तुएं जो टिकाऊ हों उनको देखा जाता है कि कितना उपभोग कर रहे हैं, गैर टिकाऊ 5 गैर टिकाऊ वस्तुओं पर कितना अपना उपभोग कर रहे हैं। अगर एक निश्चित सीमा से कम उपभोग कर रहे हैं तो वह गरीब है। ठीक है, ये किसका कहना था? तेंदुलकर समिति का कहना था। और इन्होंने रिपोर्ट तो पहले दी थी 2004-5 में दी थी, लेकिन मान्य नहीं हुई। फिर दोबारा संशोधित होकर इन्होंने रिपोर्ट दी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। कहा कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, महीने का इनका खर्चा होना चाहिए 816 रुपये होने चाहिए। 816 रुपये होने चाहिए, और शहरी क्षेत्रों का 1000 होना चाहिए। अगर इससे कम उपभोग व्यय करें लोग तो वह गरीब है। प्रतिदिन का अगर हम बात करें, प्रतिदिन का यह 27 और यह 33 रुपए कि अगर शहरी क्षेत्रों में जो व्यक्ति हैं 33 रुपए से कम उपभोग व्यय कर रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपए से कम उपभोग व्यय कर रहे हैं, तो वो गरीब हैं। अगर मंथली रूप से महीने का देखा जाए, अगर 816 रुपए से कम उपभोग व्यय कर रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए से कम उपभोग व्यय कर रहे हैं, तो वह गरीब है। इनका रेशियो निकाला गया, देखा गया कि यहाँ पर रेशियो देखिए, यहाँ निकाला गया, दिखा करते हैं, ये देखिए इनका रेशियो निकाला गया कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर 25.7% गरीब थे इस हिसाब से, इस पैमाने पर, आंकड़े पर, और शहरी क्षेत्रों में 13.7 गरीब थे, और टोटल इनका एवरेज जब निकाला गया तो 21.9%। अब टोटल जनसंख्या कितनी हो गई, अब वो जनसंख्या कन्वर्ट किया गया तो 26.93 करोड़ गरीब लोग जो है गरीब थे 2011-12 में। अब वही जो है, अब इसके बाद इनकी आलोचना होने लगी, इनकी आलोचना होने लगी कि रंगराजन समिति, इनकी आलोचना होने लगी कि वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी और एक और समिति है, तो तीनों ने मिलकर इनकी वर्ल्ड बैंक ने कहा कि देखिए हम लोग यहाँ गरीबी, जो हम लोग आंकड़े हैं, गरीबी 32.68 है, और यूएनडीपी कहता है कि हमारे यहाँ 55.28 है, और एक और कमेटी है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वह कहती है हमारे यहाँ 56% है। तो तीनों
का कहना था कि आपके यहाँ गरीबी लोग इतने जीवन स्तर लोगों का कम है, फिर भी गरीबी आपके यहाँ इतने कम है क्यों? हम लोग यहाँ गरीबी अधिक है, वर्ल्ड बैंक कहती है, यूएनडीपी कहती है। हम और एक देखिए, मुझे उस तीसरी भी एक कोई संस्था वह भी कंप्लेन करती है हमारे हमारे हम तेंदुलकर समिति की गणना की, उसका था 56 दशमलव कुछ समथिंग। तो वह भी कंप्लेन करती है कि आपके यहाँ गणना तेंदुलकर समिति की जो आंकड़े हैं वो गलत हैं, और कटु आलोचना तीनों करती हैं, तो जिसके कारण रंगराजन समिति आती है। रंगराजन समिति 2012 में आती है और 2014 में अपनी रिपोर्ट देती है। और तेंदुलकर समिति हम बता दें कि तेंदुलकर समिति 2005 में आती है और 2009 में अपनी रिपोर्ट देती है। और इसके बाद आगे हम ये है रंगराजन समिति 2012 में 2014 में अपनी रिपोर्ट देती है। ये भी ये संशोधित तेंदुलकर समिति को संशोधित कर, अब यहाँ पर देखिए संशोधित कर यहाँ पर 972 कर देती है। 972 मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और 1407 कर देती है कि 1407 रुपये होना चाहिए ये, और यहाँ पर कर देती है 32 और यहाँ 47। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक है, अगर 972 रुपये मंथली 972 रुपये से कम खर्चा उपभोग व्यय कर रहे हैं तो वो गरीब है, और शहरी क्षेत्रों में अगर 1407 रुपये से कम उपभोग कर रहे हैं तो वह गरीब है। तो दिन की बात करें, दिन में 32 रुपये से कम उपभोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो गरीब है 47, शहरी क्षेत्रों में अगर 47 रुपये से कम उपभोग कर रहे हैं तो वह गरीब। इनके आंकड़े देखे गए, ये देखिए आंकड़े इन्होंने रंगराजन समिति पेश किए कि इस हिसाब से तो ग्रामीण क्षेत्रों में 39.9% गरीब है और शहरी क्षेत्रों में 26.47। टोटल देखा गया कि 32.5% गरीब है, फिर भी ये तेंदुलकर समिति से ज्यादा था। आंकड़े में जो है तेंदुलकर समिति से ज्यादा गरीब थे, इसलिए कहीं कहीं थोड़ा बहुत वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी ये संतुष्ट होते हैं कि चलिए कम से कम थोड़ा तो बढ़ाएं, लोग जिनके आंकड़े गलत थे अब आंकड़े सही करके तो बढ़ाएं 29.5%, इसी कारण 36.3 करोड़ जनसंख्या गरीब। उसके बाद इसके मापन की विधियां आती हैं। देखिए इन्होंने तय की ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी का भी इन्होंने मापन किया। कैलोरी में कहा कि 2155 कैलोरी 2155 कैलोरी अगर ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को जो श्रमिक कर रहे हैं, जो श्रम मजदूर हैं, उनको नहीं मिल रही है तो खाद्यान्न के रूप में, अगर शहरी क्षेत्रों में 2090 कैलोरी नहीं मिल रही है तो वह गरीब है। इसके लिए उन्होंने ये जो उपभोग खाद्य पदार्थों में 554 रुपये उपभोग करने के लिए, और शिक्षा में 141 और गैर खाद्यान्न में 277, तो टोटल ऐड करते हैं तो यह 972 हो जाता है। और वहीं पर यह 656 रुपये खाद्य पदार्थों में शहरी क्षेत्रों में और 407 रुपये शिक्षा में, 344 रुपये गैर खाद्यान्न। अब टोटल ऐड करेंगे तो ये 1407 रुपये हो जाता है। तो अगर आप इतना उपभोग कर रहे हैं खाद्य क्षेत्रों में, शिक्षा क्षेत्रों में, गैर खाद्यान्न क्षेत्रों में, तो आप गरीब नहीं। अगर इससे कम उपभोग व्यय कर रहे हैं तो आप गरीब हैं। मापदंड इसके क्या क्या बनाए गए? इसके मापदंड अपनाए गए हैं गरीबी रेखा के, गरीबी का माप करने के लिए। गरीबी का मापने का मापदंड तय किए गए हैं कि एससीआर हेड काउंट रेशियो और पीजीआर पॉवर्टी गैप रेशियो। एससीआर में ये समिति लोगों का अनुमान लगाती है कितने हेड है, कितने शहर है, उसी हिसाब से एक अनुमान लगाती है। अनुमान के हिसाब से गरीबी तय करती कितने लोग गरीब हैं, ठीक है, गेस करके लोगों को सर को काउंटिंग करके एक सर का काउंटिंग करती है कल्पना के द्वारा हाँ यहाँ इतने गरीब है, यहाँ इतने गरीब हैं गेस करके, और उसी को पॉवर्टी गैप रेशियो के बाद देखिए इसने कहा कि ठीक है गरीबी तो इतना हो गई, लेकिन उन्होंने सघनता पहचान नहीं आई जब हेड काउंट रेशियो इस गरीबी का
मापन किया तो, लेकिन सघनता मालूम नहीं चली कहाँ पर कितनी ज़्यादा कितना कम गरीब है। डेंसिटी उनकी घनत्व पहचान नहीं, इसलिए पावर्टी गैप रेशियो लाया गया। पावर्टी गैप रेशियो में हुआ यूं कि ऐसे गरीबी सीमा रेखा से कितने लोग कहाँ पर विचलित हो रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा गरीब हैं, कहाँ पर कम गरीब है, तो ये तो पता चल गया कहाँ पर कम गरीब है, कहाँ पर ज़्यादा गरीब है। लेकिन इनके अंतर्गत जो जहाँ पर ज़्यादा गरीब है, इनके अंतर्गत विषमता कितनी है, गरीबी की विषमता कितनी है, आय की जो है विषमता कितनी है, ये नहीं पता चलता है। भारत में गरीबी निवारण की रणनीति क्या है? गरीबी निवारण के लिए 3 रणनीति अपनाई जाती हैं। जैसे एक है ट्रिकल डाउन अप्रोच, ट्रिकल डाउन दृष्टिकोण। ट्रिकल डाउन अप्रोच में यहाँ पर लेके चलते हैं, ट्रिकल डाउन अप्रोच, ट्रिकल डाउन अप्रोच दृष्टिकोण। ट्रिकल डाउन अप्रोच में होता है कि अगर आप उत्पादक बढ़ा रहे हैं, उत्पादक बढ़ा रहे हैं तो रोजगार बढ़ेंगे। जैसे उत्पादक बढ़ाएंगे तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो लोग के लिए रोजगार उत्पन्न हो, रोजगार उत्पन्न हुआ तो लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो लोगों का जीवन स्तर उच्च होगा, तो जिससे गरीबी दूर होगी। लेकिन इसका जो है उल्टा, क्योंकि उन्होंने उत्पादक तो बढ़ाई लेकिन सही स्कीम या स्कीम के अभाव की वजह से, योजनाओं के अभाव की वजह से इसका रोजगार की उत्पत्ति न हो पाए, रोजगार उत्पन्न न हो पाया, तो ये ट्रिकल डाउन अप्रोच कहीं कहीं गलत हो चुका। और दूसरा अप्रोच श्रम श्रम रोजगार है, श्रम रोजगार दृष्टिकोण, श्रम के आधार पर। ये देखिए श्रम रोज के आधार पर कि आप अगर आपको श्रम के आधार पर रोजगार दिए जा रहे हैं, श्रम के आधार पर आपको रोजगार दिए जाए, श्रम के आधार पर आपकी जो कार्य करने की क्षमता है उस पर रोजगार दिए जाए। इसलिए सरकार ने इसमें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लाई है, राष्ट्रीय ग्राम की बदले अनाज योजना लाई है। अब जितना श्रम करेंगे उसी हिसाब से आपको जो है आय दी जाएगी। तो ये श्रम रोजगार योजना इसे लिख सकते हैं, श्रम रोजगार योजना, श्रम रोजगार दृष्टिकोण, श्रम रोजगार दृष्टिकोण। इसके आधार पर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लाया, जिसके आधार पर लोगों को रोजगार दिया जाए और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। और जितना लोग काम करेंगे, सहयोग करेंगे तो उनके अनाज दिया जाए। उसके बाद स्वयं 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 रोजगार दृष्टिकोण, कि इसमें यह हुआ कि आप स्वयं अपना रोजगार खोलिए, स्वयं जो है। इसके लिए स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लाया गया। तो इसका देखिए इसका एक और पहलू है इसे दूसरे का, कि श्रम रोजगार योजना में मनरेगा भी लाया गया था। मनरेगा 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 की अगर आप श्रम करिए, सरकार आपको योजना के तहत श्रम या मजदूरी कराएगी और मजदूरी के द्वारा आपको प्रत्यक्ष रूप से लाभ या आय दिया जाएगा, और उसका समाज में प्रत्यक्ष रूप से दीर्घकालिक रूप से भी उसका फायदा हो, जैसे तालाब बनवाना, सड़क बनवाना और कहीं ऐसे कार्यों में लगवाना। यदि तालाब का यूज होता है, समाज में सड़क का भी यूज होता है, तो इनका जो है अप्रत्यक्ष रूप से समाज को लाभ मिले और प्रत्यक्ष रूप से उनको आय भी, मनरेगा श्रमिकों को आय भी दी जाती है और उनका प्रत्यक्ष रूप से भी लाभ मिलता है। तो इस श्रम ये रोजगार दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। वहीं पर यह स्वयं रोजगार योजना जो है, स्वयं रोजगार की योजना के आप स्वयं रोजगार खोलना चाहते हैं, इसके लिए सरकार आपको कम दर पर, कम ब्याज दर पर स्वयं रोजगार योजना, रोजगार योजना कम ब्याज दर पर आपको ऋण उपलब्ध कराएगी, जिससे अपने खुद का व्यवसाय, खुद का उद्योग धंधा खोल सके। इसके लिए कई योजनाएं हैं, जैसे
स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के हिसाब से आप ऋण ले सकते हैं कम दर पर, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के आधार पर आप ऋण ले सकते हैं अगर आप रोजगार खोलना चाहते हैं। तो दोस्तों यह गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित कुछ आंकड़े थे जिसे हमने आपको समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो जहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, तब लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगले अगले क्लास में हम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यूपीएससी पर्पज से लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड टेक केयर।